बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट राना अली असगर, माय यूट्यूब चैनल राना एंड डाटल लॉ एसोसिएशन की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज हमारा लेक्चर का दूसरा सेशन है जिसमें हम पाकिस्तान पीनल कोड को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इसका चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस जो हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये हमें क्या चीज़ जो है वो बता रहा है। एक्चुअली जनरल एक्सप्लेनेशन जो है उसको देने की पीपीसी में ज़रूरत क्या पेश आई, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है ताकि लोगों को, लॉयर्स को, जजेस को ये चीज़ जो है वो बताई जा सके कि इसमें जो चीज़ जिस तरीके से एक्सप्लेन की गई है उसको हमने एज इट इज़ ही लेना है। कोई बंदा अपनी तरफ से कोई उसका जो है मीनिंग अफ्ज नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन में इस चैप्टर के अंदर जो सारी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ का क्या मतलब जो है वो इस कोड के अंदर लिया जाएगा और उसी को ही फाइनल कंसीडर किया जाएगा। इसकी सिंपल आपको जो है ना वो एग्जांपल इस तरीके से समझा दूं कि जिस वक्त हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पाक नाज़िल हुआ तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि अरबी तो सारे थे, तो उसकी जो मीनिंग, जो अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी वो कबीला क्रैश आका अलैहिस्सलाम के आबाई कबीले की जो लैंग्वेज थी वहाँ पे चीज़ों को जिस तरीके से वो अंडरस्टैंड करते थे, उनको जिस तरीके से वो समझते थे, वो ही फाइनल अथॉरिटी होगी। दूसरी, आप जब इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें देखा जाता है कि जनरल इंग्लिश में हम देखते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई इंग्लिश का मतलब नहीं ले सकते। उसमें हमारे पास जो अथॉरिटी है, जो ऑथेंटिकेटेड किस्म की चीज़ है, वो है ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी। इंग्लिश के किसी वर्ड की मीनिंग जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हमें बताएगी वो ही फाइनल कंसीडर की जाएगी। इसलिए हमारे पास जो जनरल एक्सप्लेनेशंस में पीपीसी के अंदर ये चीज़ें जो डिफाइन की गई हैं, लॉ के अंदर क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो, उसमें जो चीज़ें कंसीडर की जाएंगी वो उनको एक्सप्लेन कर दिया गया है ताकि किसी किस्म की कोई उसके अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग में मसला पैदा ना हो, कोई किसी चीज़ का और मतलब ले, कोई किसी चीज़ का और मतलब ले। इस चीज़ को दूर करने के लिए इसके चैप्टर नंबर 2 में जनरल एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें वाज़ह कर दी गई हैं कि इनको एज इट इज़ ही अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि हमारे पास जनरल एक्सप्लेनेशन में ये सेक्शन 6 से शुरू हो रही है और इसको कहता है डेफिनेशंस इन द कोड, कि इस कोड के अंदर जो तारीफें की गई हैं, टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, इन्हीं को जो है वो सही समझा जाएगा और इसी के मुताबिक ही जो है वो उसका मीनिंग वो ली जाएगी। इसके अंदर जो चीज़ अभी वो एक्सप्लेन कर रहा है, कहता है थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, के इस कोड के अंदर थ्रू आउट, सारे के सारे कोड के अंदर जो ऑफेंस की डेफिनेशन है वो एक ही रहेगी। जो ऑफेंस होता है उसको ऐसे ही अंडरस्टैंड किया जाएगा। ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर कोई रद्दोबदल कोई करने का अथराइज नहीं होगा। और इसी तरह आगे वो बताता है कि ऑफ एन ऑफेंस एवरी पिनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन, के इसके अंदर जो भी पिनल की जो की सजाओं की प्रोविजन है वो, और उसकी जो भी मसाले दी गई हैं, एग्जाम्पल्स दी गई हैं, उनको एज इट इज़ ही कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन कर रहा है आर पिनल प्रोविजंस शैल बी understood subject to the explanations contained in the chapter entitled
कि जैसे ही चीज़ों को सजाओं की प्रोविज़न को इस चैप्टर के अंदर जो एक्सप्लेन किया गया है जर्नल एक्सप्लेनेशंस में, इसको टाइटल नाम दिया गया है, ये एज इट इज़ ही रहेंगी। दो एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन विच सच डेफिनेशंस पिनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन, कहता है कि बेशक ये जो हमने सजाएं या जो इसकी डेफिनेशंस जो हैं जो की हैं या जो उसकी एग्जांपल्स दी हैं उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। यानी कि इस जर्नल एक्सप्लेनेशन के अंदर उन सब की वजाहत कर दी जाएगी और उसके बाद बार बार उनको रिपीट नहीं किया जाएगा, और जो यहाँ पे वजाहत होगी थ्रू आउट द पिनल कोड, यही वजाहत जो है उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा और यही फाइनल होगी। इसमें इसकी इलस्ट्रेशन में हमें बताता है वो ए में, द सेक्शन इन दिस कोड which contain definitions of offences do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offence। कहता है कि इस कोड के अंदर जो सेक्शन है जो जिसमें ये ऑफेंस की डेफिनेशन की गई है वो हमें नहीं बताता कि एक 7 साल का बच्चा जो है वो कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है, नहीं कर सकता। यानी कि एक 7 साल का एज का बच्चा जो है उसको हम नॉर्मल जो है वो लॉ में प्रोविजन है को उसको इनोसेंट समझा जाता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि 7 साल की उम्र वाला बच्चा जो है वो कत्ल नहीं कर सकता या वो कोई ऑफेंस नहीं कर सकता। आगे उसकी वो प्रोविजंस हैं कि 7 साल का बच्चा है, नाबालिग है, उसके लिए उसको ऊपर सज़ा की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, उसको जो है ना एग्जम्पशंस हैं या जो दूसरा मामला है वो है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये एक्सप्लेन ये किया गया है कि 7 साल का बच्चा जो है वो कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है, यानी कि उसको सजा ना देने की वजह से ये हरगिज़ नहीं समझा जाएगा कि 7 साल का बच्चा जो है वो कोई ऑफेंस कर ही नहीं सकता। ये चीज़ इसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन की गई है। आगे इसकी बी एग्जांपल है जिसके अंदर हमें वो बता रहा है अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अप्रीहेंड्स जेड, कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो वारंट के बगैर वो जेड को जो है वो एक आदमी है उसको वो पकड़ लेता है। हु हैज कमिटेड मर्डर, जिसने जो है वो कत्ल किया हुआ है। हेयर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ए जो है जो एक पुलिस अफसर था उसने वारंट उसके पास नहीं था, लेकिन उसने जेड को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उसे पता चला है कि जेड ने जो है वो एक कत्ल का मुर्तकब हुआ है। इसमें यह चीज़ जो है वो बताई गई है कि अगर वो पुलिस अफसर जो है वो हमें पता है कि जनरली पुलिस ऑफिसर जो है उसको विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन जब इस किस्म का कोई मामला होता है तो वारंट के बगैर भी वो अरेस्ट कर सकता है, और उसके ये करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि उस पुलिस अफसर ने कोई ऑफेंस कमिट किया है। उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है और ये उसकी ड्यूटी में था, क्योंकि हो सकता है कि कत्ल करने के बाद जिस वक्त तक वो पुलिस अफसर वारंट लेके आए वो जेड जो है वो वहां से फरार हो जाए और वो कोई और जुर्म जो है वो कर दे या किसी और बंदे को कत्ल कर दे। लिहाजा जब किसी ऑफेंस के बारे में पता चलता है तो ये पुलिस अफसर की ड्यूटी है कि वो इमीडिएट उस शख्स को अरेस्ट करे और उसको कन्फाइन करे ताकि वो दोबारा कोई ऑफेंस जो है वो कमिट ना कर सके, या जिनके खिलाफ ऑफेंस हुआ है अगर उसने किसी का कोई बंदा मार दिया तो हो सकता है वो जिनका बंदा मरा है वो गुस्से में इश्तियाल में आके उसको ही मर्डर जो है उसको ही कत्ल कर दे। तो इन चीज़ों की रोकथाम के लिए जो चीज़ कही गई है यहाँ पे असल में वो बताना ये चाहता है कि जो पुलिस ऑफिसर जो काम वो कर रहा है
वो उसका wrongful एक्ट नहीं होगा। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो है वो क्या चीज़ हमें बताई जा रही है। ये हो गई। नेक्स्ट है सेक्शन 7। सेक्शन 7 के अंदर वो हमें सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन कि जो हमने एक्सप्रेशंस पहले जो है वो एक्सप्लेन कर दी गई हैं, उनको किस तरीके से हम लेंगे। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि इनको जो भी एक्सप्रेशंस, जो भी वर्डिंग, जो चीज़ें पीपीसी ने पहले एक्सप्लेन कर दी गई हैं थ्रू आउट द कोड, उनको एज इट इज़ ही कंसिडर किया जाएगा। कोई आदमी या कोई भी अथॉरिटी अपनी तरफ से उसका कोई मीनिंग निकालने की मजाज नहीं है। तो इसमें हमें वो बता रहा है वही चीज़, एवरी एक्सप्रेशन which is explained in any part of the code is used in every part of this code in conformity with the explanations। के जो भी कहता है कि इस कोड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन जो एक्सप्लेन कर दी गई है उसको एज इट इज ही लिया जाएगा। वो विदाउट एनी कन्फर्मेलिटी, वो कन्फर्म्ड है कि ये ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा जैसे वो एक्सप्लेन किया गया है। आगे इसका सेक्शन है सेक्शन 8 जेंडर। जेंडर जैसे कि हमें पता है कि जेंडर के अंदर एक ही है और एक शी है। तो उसके अंदर अभी जो है वो ये तीसरी दुनिया वाला मामला जो है वो तो पैनल अभी उनका हो रहा है कि ये जो ख्वाजा सरा होते हैं उनके बारे में जो है ना वो लॉ की प्रोविजंस क्या है, क्योंकि इनके बारे में इस्लाम में तो इसका जो है वो क्लियर कट जो है चीज़ दी गई है कि पैदाइशी तौर पे जो भी मिक्स जेंडर बच्चा पैदा होता है उसके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने क्वेश्चन किया तो आपने उसका जो चीज़ बताई थी कि उस बच्चे को देखा जाएगा उसकी ज़्यादा मशाबत किस तरफ है। अगर वो फीमेल की तरफ उसके जिस्मानी अज़ा उसका खदोखाल ज़्यादा जो है वो फीमेल की तरह है तो उसको फीमेल कंसिडर किया जाएगा। अगर वो जेंट्स की तरह है तो उसको जेंट्स कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर भी वो चीज़ जो है वो चल रही है जिसके अंदर लोग बड़ा एहतजाज कर रहे हैं कि ख्वाजा सरा जो हैं वो चेंज ऑफ जेंडर के लिए कि जी हमें जो है वो जेंडर चेंज करना चाहिए। ये टोटली इस्लाम के और लॉ के ख़िलाफ़ है। इस तरह नहीं होता क्योंकि इससे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाते हैं। अभी जो पिछले दिनों ये जो अमेंडमेंट आई हैं उसके अंदर जो नुक्ते उठाए गए हैं उनको बहुत सीवियरली वो ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक आदमी अपनी मर्ज़ी से जिस वक्त मर्ज़ी चाहे वो अपना जेंडर जो है वो तब्दील करे तो इससे तो विरासत में और दूसरे बहुत सारे कामों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आएंगी। एक बहन है वो ऑपरेशन करवाने के बाद वो कहती है जी मैं तो जो लड़का बन गई हूँ, तो लड़के का हिस्सा तो ये होता है। इन चीज़ों में बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन ये मगरब में ऐसा चल रहा है तो उनका देखे थे कि पाकिस्तान के अंदर भी जो ये चीज़ें हो रही हैं। लेट्स नो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक नहीं है। टॉपिक में हम जेंडर के बारे में पढ़ रहे थे तो जेंडर में कहता है कि इसमें हमें क्या चीज़ वो अंडरस्टैंड करवा रहा है। कहता था प्रोनाउन ही। वैसे नॉर्मल हम इंग्लिश में क्या करते हैं, जेंट्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और वोमेन के लिए शी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो ये चीज़ जो है इस कन्फ्यूजन को वो क्लियरली ख़त्म करना चाहता है। कहता है ही एंड इट्स डेरिवेट्स आर यूज ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, कि जो भी मेल और फीमेल होगा और उसके जो भी डेरिवेशन जो होते हैं ही शी जो है ना वो उसको शी कहते हैं, लड़की है गर्ल कहते हैं, ज़्यादा एज लेडी कहते हैं, वोमेन कहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो सकती थी।
तो इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने जेंडर का काम ही खत्म किया। उसने कहा कि वो मैन हो या मैन हो, उसके लिए वर्ड ही हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे और डेट विल बी कंसीडर्ड फाइनल। वो जिस भी जेंडर के मुताबिक हो उसका कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट इसका सेक्शन है 9। इसके अंदर बता रहा नंबर के नंबर क्या होगा। अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड importing the singular number include in the plural number and word importing the plural number include the singular number। यहाँ पे इसमें असल में वो हमें डिफाइन क्या करना चाह रहा है कि जैसे हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में देखते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल का जो है वो मामला होता है कि जी इसके लिए जो वर्ड है वो सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है या प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा लोग हों तो उनके लिए। तो इस चीज़ को उसने यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे नेक्स्ट है इसका सेक्शन 10। सेक्शन 10 में वही बात जो मैंने पहले आपको बता दी थी, वही उसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। मैन वो मैन के मैन और वो मैन के अंदर मैंने आपको बताया था पहले कि जब लड़का होता है उसके लिए कुछ और इंग्लिश बॉय इस्तेमाल करते हैं, जब वो मैच्योर होता है उसके लिए मैन इस्तेमाल करते हैं, जब वो छोटी उम्र का होता है उसके लिए चाइल्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो है वो वुमेन के मामले में भी है। तो इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो सकती थी। इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो है वो ये चीज़ जो है वो इसमें डिफाइन कर दी गई है। द वर्ड मैन डिनोट अ मेल ह्यूमन बीइंग के वर्ड मैन जो है ये डिनोट कर दिया गया है जो भी मेल ह्यूमन बीइंग होंगे, चाहे वो किसी भी एज का हो, छोटा बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, उसके लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल होगा वो मैन होगा। और इसी तरह उसने नेक्स्ट किया द वर्ड वोमैन डिनोट अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज के इसके लिए आगे उसने बताया कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फीमेल चाइल्ड हो, औरत हो, किसी भी एज की हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ एजेस में हम उसको इंग्लिश में मुख्तलिफ चीज़ें उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लॉ में पाकिस्तान पिनल कोड में उसको वो मैन ही कहा जाएगा फीमेल को, चाहे वो किसी भी एज की हो। तो ये चीज़ इसकी जो है वो वजाहत कर दी गई है ताकि केसेस के दौरान या सजा के बाद या अपील में या किसी चीज़ की किसी भी किस्म की जो कन्फ्यूजन है वो ना रहे। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर दी गई हैं। आगे पर्सन है कि पिनल कोड के मुताबिक किसको हम पर्सन कंसीडर करेंगे। द वर्ड पर्सन के ये जो लफ्ज़ पर्सन है ये इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। वैसे नॉर्मल हम क्या कहते हैं, हम पर्सन कहते हैं जी जो चीज़ एक आदमी है या औरत है, ह्यूमन बीइंग्स है, उनको हम पर्सन जो है वो कंसीडर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान पिनल कोड की प्रोविजन में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दी गया है कि अगर कोई एसोसिएशन है, कोई कंपनी है, कोई कॉपरेशन है, तो वो सारी की सारी पर्सन की ही डेफिनेशन में आएगी, यानी कि उनके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होगी जैसे नॉर्मली जनरल प्रोविजन में किसी पर्सन के खिलाफ, किसी आदमी के खिलाफ जो होती है। तो इसमें पर्सन की डेफिनेशन में ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ ये है कि कंपनीज, एसोसिएशंस, कॉरपोरेशंस ये भी पर्सन की डेफिनेशन में ही आती हैं। हालांकि वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी होती है, उसके अंदर होती है, तो उसका कोई हेड होगा, कोई हिसाब किताब होगा, तो उसके अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं उस कंपनी को
जब कंपनी के खिलाफ कोई केस होगा या कंपनी के खिलाफ कोई जो है वो इस गासा दायर करेगा तो उस कंपनी को एज ए पर्सन ही कंसिडर किया जाएगा। ये कंफ्यूजन जो है कि जब क्या उसको कंपनी कंसिडर किया जाएगा, उसको भी जो है वो पर्सन का दर्जा जो है पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन नंबर 11 के तहत दिया गया है। आगे है इसमें पब्लिक कि पब्लिक कौन है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि पब्लिक में सारे लोग जो भी किसी जगह पे रिहायशी होते हैं वो उसको कंसीडर कर लिया जाता है कि ये पब्लिक में आते हैं, नॉर्मली हम जो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तान पिनल के कोड के मुताबिक पब्लिक क्या है, किस चीज़ को पब्लिक कहता है। तो यहाँ पे कहता है द वर्ल्ड पब्लिक, कि वर्ल्ड पब्लिक जो है इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। तो कहता है कि पब्लिक के अंदर लोगों की कोई भी क्लास और कोई भी कम्युनिटी उसको पब्लिक कंसीडर किया जाएगा। उसके अंदर ना ही कोई रिलीजियस की, ना ही कोई ज़ात बरादरी कौम की कोई जो है वो कदगन होगी। जितने भी लोग हैं, जिस भी कम्युनिटी के होंगे, उन सब को पब्लिक के तौर पर ही डिनोट किया जाएगा और पब्लिक ही अंडरस्टैंड किया जाएगा। और आगे नेक्स्ट में सेक्शन नंबर 13 जो है डेफिनेशन ऑफ क्वीन, ये ओमिटेड कर दिया गया है पाकिस्तान पिनल कोड से। अब इसके अंदर ये चीज़ जो है वो शामिल नहीं है। तो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ द स्टेट, के सर्वेंट ऑफ द स्टेट कौन लोग जो हैं वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट कंसीडर किए जाते हैं, जिनको हम सरकारी मुलाजम कहते हैं। सरकारी मुलाजम की डेफिनेशन में कौन कौन से लोग जो हैं वो आएंगे। तो इसको ये सेक्शन 14 के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करता है। द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट, कि ये जो लफ्ज़ सर्वेंट ऑफ द स्टेट है डिनोट ऑल ऑफिसर्स और सर्वेंट्स कंटिन्यूड ऑब्लिक अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान। तो इसमें तमाम ऑफिसर्स और तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं, जिनको पाकिस्तान में जो सर्विस जारी रखे हुए हैं या जिनको अपॉइंट किया हुआ है इन पाकिस्तान के अंदर, वो आएंगे बाय आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविजनल गवर्नमेंट। यानी कि इसके अंदर पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में उसने हमें ये क्लियर कट बता दिया है कि कोई भी सरकारी गवर्नमेंट का ऑफिसर या उसका एम्प्लॉई, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता हो, चाहे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर आता हो, यानी कि सूबाई गवर्नमेंट के अंदर, उसको पब्लिक सर्वेंट ही कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें हमें जो है वो सेक्शन 40 में पब्लिक सर्वेंट जो है उसकी डेफिनेशन हमें बता दी गई है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि कोई भी फेडरल गवर्नमेंट का, वफाकी गवर्नमेंट का या सूबाई गवर्नमेंट का जो सरकारी मुलाजम है वो पब्लिक स्टेट सर्वेंट के अंदर डेफिनेशन में पूरा उतरता है। आगे इसका है सेक्शन 15, ये ब्रिटिश इंडियन का था, ये भी रिपील हो गया है, इसको पिनल कोड से जो है वो खत्म कर दिया गया है। सेक्शन 16 था डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी रिपील हो चुका है क्योंकि अभी ये पहले था का पिनल कोड, तो अभी हम जो है आज़ाद मुल्क में पाकिस्तान में रहते हैं, तो इस वजह से ये दोनों सेक्शन जो हैं ये हमारे काम के नहीं थे, इस वजह से इसको जो है रिपील कर दिया गया है, वहाँ से ओमिट कर दिया है, निकाल दिया गया। आगे इसका सेक्शन है 17, जिसके अंदर गवर्नमेंट बता रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो कौन होगा। गवर्नमेंट की डेफिनेशन में क्या क्या चीज जो है वो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आएगी। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द पर्सन और पर्सन्स ऑथराइज्ड बाय लॉ टू एडमिनिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन पाकिस्तान और इन एनी पार्ट देयरऑफ।
कहता है कि गवर्नमेंट वो होगी जो लॉ के तहत जिनको ये अथराइज किया गया है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ मुल्क का नज़्म व नस्क जो है वो उसको संभालें, वो जो है वो गवर्नमेंट कंसीडर की जाएगी। इसमें सूबाई गवर्नमेंट भी आती है और फेडरल गवर्नमेंट भी आती है। तो हमारे यहाँ जो है वो इलेक्शन के ज़रिए बाय लॉ है, इलेक्शन का एक प्रोसेस है, उसके तहत लॉ के ज़रिए ही वो इलेक्ट होके इलेक्शन लड़ने के बाद कौमी असम्बली में पहुँचते हैं। वहाँ पे उनका जो है प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होता है, सदर पाकिस्तान आता है। तो ये सारी चीज़ें, इनको आने का एक तरीका वो लॉ के अंदर डिफाइन किया हुआ है 73 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उसके अंदर उसके तहत आते हैं। तो ये बाय लॉ ही उनको सेलेक्ट किया जाता है। उसके अलावा जो अपने नॉर्मल लोकल बॉडीज़ में हम अफसर्स जो है वो तैनात करते हैं, तो उसकी भी लॉ में प्रोविजन है। जैसे इंतज़ामिया के लिए पुलिस के अफसर्स हैं, एसी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, वो सारे जो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सर अंजाम देते हैं। तो ये गवर्नमेंट की अंडर ही आते हैं, गवर्नमेंट के आते हैं। इनको कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जो है वो हेड कर रहा होता है। तो ये सारे गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। तो आज हमने जो है वो पीपीसी के सेक्शन 17 तक जो है वो पढ़ लिया है, जिसके अंदर उसने हमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में ये क्लियर कर दिया है कि पर्सन क्या होगा, जेंडर में क्या चीज़ होगी, और एक्सप्रेशंस जो हैं वो कैसे होंगी, नंबर जो हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे, मैन और वोमैन जो है वो क्या चीज़ है, और इसमें पब्लिक जो है वो किसको कंसीडर किया जाएगा, स्टेट सर्वेंट जो है वो क्या होता है, और गवर्नमेंट जो है वो क्या होती है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको जो है इस बात की, इन सेक्शंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर कोई बंदा लॉ के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में मुझसे ट्यूशन पढ़ना चाहता है या देखना चाहता है, तो वो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर मौजूद है, वहाँ से मेरे साथ रब्ता कर सकता है। अगर आपको ये मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।